आज हम नंबर सिस्टम को एक अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे। आज एक नंबर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और बहुत एग्जाम में काम आता है। तो लगभग एग्जाम में मैंने जब भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में बात की है तभी उसी चैप्टर से उसी पार्ट से बात करते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक नंबर सिस्टम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट का मतलब ये मत समझना कि वो टफ है या हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है कि लगभग मैंने क्वेश्चन सारे उसी से देखे। जुड़े रहिए क्लास के साथ और अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पे ले जाइए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, एक मिनट, आज हम पढ़ेंगे भाजकता नियम। भाजकता नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। भाजकता नियम से क्या मतलब हुआ आपका? अब मैंने आपको एक कोई संख्या दे दी, ये पूछा कि ये संख्या भाज्य है या नहीं, कैसे चेक करोगे आप? मैंने पूछ लिया कि 25 5 से भाज्य है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? आप उसमें 5 का भाग दोगे, फिर जो अगर भाग देने पर अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि संख्या भाज्य है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या हुआ? संख्या भाज्य नहीं है। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ 3 5 7 9 4 13 26 29 11, फिर मैंने पूछ लिया कि ये संख्या 7 से भाज्य है या नहीं, ये बताओ, तो आप क्या करोगे? इसमें 7 का भाग दोगे, भाग देख के देखोगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं, तब आपको पता चलेगा ये संख्या भाज्य या नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें भाजकता नियम से बस ये समझ में आता है कि कोई संख्या भाज्य है या नहीं, ये चेक करना। लेकिन दूसरी बात ये होगी कि अगर आपको कह दे कि ये मेरे को 5 सेकंड में आंसर चाहिए इसका कि ये भाज्य है या नहीं, तब आप कैसे दे पाओगे? या फिर मैं बोलूँ कि इस संख्या को आप भाग नहीं दे सकते लेकिन इसका भाजकता नियम चेक करो। या फिर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ये संख्या बोल दे इसकी भाजकता 7 से है या नहीं, तो क्या आप इसको 7 से भाग दे के देखोगे? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? जब इसमें आप 7 का भाग देने बैठ जाओगे तो पहली बात तो ये है कि ये संख्या बहुत बड़ी है, यानी बहुत टाइम लेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या है तो उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी हमें भाजकता नियम का क्या मतलब हुआ कि हमें किसी संख्याओं का भाजकता नियम क्या कहता है, तो भाजकता नियम से क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम समझ पाए कि कोई संख्या किसी संख्या से भाज्य या नहीं, ये पता लगाने के लिए। तो आपको समझ में आया कि भाजकता का मतलब क्या हुआ है। अब मैं भाजकता नियम के आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग क्वेश्चन इसी से आते हैं, जुड़े रहिए। तो पहला बात क्या कहती है कि 1 से भाजकता। 1 से भाजकता, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई संख्या 1 से भाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो बेसिक आपको इसमें क्या याद रखना है कि सभी संख्याएं, जो संख्याएं एग्जिस्ट करती है, यानी सारे रियल नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो। अगर 0 भी 1 से डिविजिबल है, तो बेसिक क्या याद रखना है कि सभी संख्याएं, सभी रियल नंबर 1 से भाज्य है। ठीक है, तो आपको इसमें 1 से भाजकता में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि सभी रियल नंबर यानी जो संख्याएं एग्जिस्ट करती है, सभी वास्तविक संख्याएं 1 से भाज्य होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ? 2 से भाजकता। 2 से भाजकता, तो ये क्या कैसे चेक करोगे आप कि कोई संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है? तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि हम 2 से भाजकता कैसे चेक करते हैं। बेसिक रूप से अगर कोई संख्या दे दी जाए तो आपको कैसे पता चलेगा वो 2 से भाज्य? बेसिक रूप से आपको तभी पता चलेगा जब अगर उसका संख्या में 2 हो, या अन्य की उसकी संख्या में 2 का गुणनखंड मौजूद हो, या फिर उस संख्या का अंतिम अक्षर अगर सम हो, यानी सभी सम संख्या 2 से भाज्य होती है। यही हुआ ना मतलब कि सारी संख्या 2 से भाज्य होती है। क्यों होती है? कि सभी संख्याओं में 2 का गुणनखंड मौजूद होता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि 2 से भाजकता का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या, अगर बड़ी संख्या है, अगर उसका अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 2 से भाज्य होगी।
तो आपसे 2 से भाजकता चेक कैसे करोगे, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से भाजकता चेक करने का बेसिक फॉर्मूला है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 2 से भाज्य है। ठीक है, तो याद रखना लास्ट डिजिट अगर 2 से भाज्य है तो पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या रखना है कि इस 2 से भाजकता चेक करने के लिए आपको बेसिक एक चीज याद रखना है, अगर संख्या का लास्ट डिजिट 2 है, 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, यानी सम संख्या है। सम संख्या में लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट इन 5 डिजिट्स में से कोई है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। लास्ट डिजिट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2 ही ले लो, 2 से भाज्य है। 24 ले लो, ये 2 से भाज्य है। क्यों है, क्यों इसका लास्ट डिजिट 4 है जो कि 2 से भाज्य है। फिर मैंने लिया 65, 66, 59, 4। अब ये बताओ 2 से भाज्य नहीं है, आपने कहा है, कैसे, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है जो कि 2 से भाज्य है। तो मैंने क्या बताया कि 2 चीज़ पढ़ी आपने, 1 से भाज्यता यानी सारी संख्याएं जो रियल नंबर है जो एग्जिस्ट करती है वो सारी संख्याएं 1 से भाज्य होती है। फिर मैंने क्या बताया, 2 से भाज्यता। तो इसमें क्या याद रखना है कि अगर संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक अगर 2 से भाज्य है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी पूरी। अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, या फिर बेसिक रूप से कहा जाए अगर संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या है तो 2 से भाज्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि 3 से भाज्यता। 3 नंबर में क्या हुआ, 3 से भाज्यता। अब आपको चेक करना है कि कोई संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, 1 से भाज्य चेक कर ली, 2 से भाज्य पता चल गया, कैसे चेक करें, 3 से भाज्यता का कैसे चेक करेंगे। तो इसमें आपको क्या रखना है कि अगर किसी संख्या के 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको बेसिक याद रखना है कि उस संख्या में जितने डिजिट है, उस संख्या में जितने भी डिजिट है अगर उन सभी का योग अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। क्या समझे, अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या भी होगी। ठीक है, तो इसमें 3 से भाज्यता का एक बेसिक पॉइंट है कि आपको चेक करना है कि संख्या के सभी डिजिट्स यानी अंकों को जोड़ना है और उसमें 3 का भाग देना। अगर वो भाज्य है, कंप्लीट भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल 3 से भाज्य है, इसके अंकों का योग 3 है। फिर मैंने लिया 69, ये 3 से भाज्य है, वैसे भी 3 से भाज्य और उसके अंकों का योग कितना है, 6 और 9 15 3 से भाज्य, ये भी हो गया। फिर मैंने लिया 5, 4, 9, 7, 2, 3, ये बताओ। तो आपने क्या देखा कि 5 और 4 9 हो रहा है, फिर 9 18 हो रहा है, 18 7 25 हो रहा है, 25 2 27 हो रहा है, 30 3 30 हो रहा है। 30 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो आपने क्या देखा कि 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, 4 नंबर, 4 से भाज्यता। ठीक है, 4 से भाज्यता लगभग क्वेश्चन यही आता है दोस्तों। नंबर सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं, भाज्यता से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसमें ये संख्या इससे भाज्य है तो बीच में कोई डिजिट रिक्त दे दिया जाता है या उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उसकी ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इस टॉपिक को। तो 4 से भाज्यता हमने 1 से 2 से और 3 से देख लिया, अब 4 से बताओ। तो मैंने क्या बताया था, जब 2 से भाज्यता से तो मैंने क्या बताया था कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1,
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1 पावर आ रही है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिक याद रखना है कि जब हमने देखा था कि कोई संख्या 2 से भाज्य है नहीं, तो उसमें क्या देखा था, अगर संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम एक अंक अगर 2 से भाज्य है तो संख्या भी 2 से भाज्य है। आपको याद रखना है अगर कोई संख्या 4 से भाज्य है नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर संख्या का लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे पावर अगर 2 आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 संख्या के लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से भाज्य है तो आपको क्या ध्यान रखना है, पूरी संख्या भी 4 से भाज्य है। ठीक है, समझ में आया। और मैंने दो डिजिट ही क्यों लिए ये आपको समझाया कि अगर 2 की पावर को 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो बेसिक रूप से जो संख्या 2 की पावर की फॉर्म में लिखी जा सकती है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगी, एक ऐसी सम संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें अगर 2 की पावर चेक करनी है तो उसमें एक ही अंक लेना पड़ेगा। फिर अगर 4 का चेक करना है तो ऐसी सम संख्या जिसमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। अगर 8 का चेक करना है तो ऐसी सम संख्या जिसमें 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो ठीक है, समझ में आया कि 4 से भाजकता बेसिक रूप से यही कहती है अगर कोई संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल जैसे 24 हो गया, इसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाज्य है। फिर आ गया 636, इसमें 36 4 से भाज्य है, ये संख्या भी होगी। जैसे आ गया 392, 92 4 से भाज्य है तो संख्या भी होगी। 36 19 17 16, अब ये बताओ, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट 16 4 से भाज्य है तो संख्या भी होगी। इसमें हम चेक करते हैं कि है या नहीं एक्चुअली में। तो जब हमने 36 में इसमें 4 का भाग देंगे तो 36 में 9 बार जाएगा, असल की 9 आ गया, यहाँ पे 1 लिया फिर 0 नहीं जा रहा। 19 में 4 बार जाएगा 16 आएगा, फिर 3 बच गए। 31 में 7 बार जाएगा 28 आएगा, फिर वापस 3 बच गए। 37 में 9 बार जाएगा 36 आएगा, फिर 1 बच गया 16। 37 में 9 बार जाएगा तो 36 पर 1 0 0, फिर 1 लिया जा नहीं रहा 0। 19 में 4 बार 3 बच गया। 31 में 7 चौक 28, 7 चौक 7 बार बच गए 3। 33 में 9 चौक 36, बच्चा 1, तो यहाँ पे 1 बच्चा। और 11 में जा नहीं रहा है 3 बार गया, बच्चे कितने, सॉरी 2 बार गया, बच्चे कितने 3। 36 आ रहा है वापिस तो 9 2 36। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने देख लिया कि यहाँ पे संख्या 4 से भाज्य है। ठीक है, तो आप क्या समझे कि 4 से भाजकता बेसिक रूप से यही कहती है अगर संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है 5 से भाजकता। 5 नंबर में हमने 5 से भाजकता हमने 1 2 3 और 4 से चेक कर ली। अब हमें क्या चेक करना है 5 से भाजकता, मतलब कोई संख्या 5 से भाज्य है नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो 2 ही कंडीशन में ये संख्या 5 से भाज्य हो सकती है। अगर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है, ठीक है, इसमें 5 से भाजकता का इस 2 ही कंडीशन हो सकती है, अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, वरना ये 5 से भाजकता नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल 20 हो गया, ये 5 से भाज्य है। 375 हो गया, ये 5 से भाज्य है। 1990 हो गया, ये 5 से भाज्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 0 आ रहा है लास्ट डिजिट, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या 5 से भाज्य है नहीं, इसमें क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से भाज्य होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ 6 से भाजकता। तो हमने जब 2 और 3 की भाजकता चेक कर ली थी, तो अब 6 की कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि 6
6 एक ऐसी संख्या है यानी भाज्य संख्या है। अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो अगर वह उसकी भाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, पहले उस संख्या को गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। जो संख्या भाज्य संख्या होगी उसको, तो 6 की गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3, यानी हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है। तो बेसिक हमने क्या समझा कि 6 से भाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 2 से भाज्यता चेक करनी पड़ेगी, फिर 3 से भाज्यता चेक करनी पड़ेगी। इससे क्या समझे कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है, अगर 2 से भी भाज्य है, अगर 3 से भी भाज्य है, तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। ठीक है, समझे। अगर संख्या 2 व 3 दोनों से भाज्य है, तो अगर संख्या 2 व 3 दोनों से भाज्य है तो एक्चुअली में 6 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 654। अब इसको बताओ आप 2 से भाज्य है या नहीं, चेक करना है। तो हमने क्या, 2 से भाज्यता क्या नियम कहता है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से भाज्य है या फिर एक सम संख्या है तो वो 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे एक 654 सम संख्या भी है और लास्ट डिजिट 4 है जो 2 से भाज्य है, तो ये 2 से भाज्यता प्रूव कर दी। फिर 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर संख्या के अंकों या डिजिट्स का सम, अगर संख्या का डिजिट सम 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे अंकों का योग या डिजिट सम कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 एक 3 से भाज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, ये संख्या 3 से भी भाज्य होगा। जब ये संख्या 3 से भाज्य है, जब ये संख्या 2 से भाज्य है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये संख्या 6 से भी भाज्य है। समझ में आया कि 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि 6 एक भाज्य संख्या है, अगर वह भाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड पॉसिबल है। अगर गुणनखंड पॉसिबल है तो हमें यह देखना है कि जब वह संख्या के गुणनखंड यानी सभी गुणनखंड है, अगर संख्या भाज्य, अगर संख्या किसी संख्या के सभी गुणनखंडों से भाज्य है तो वह फिर भाज्य संख्या से होगी। यहाँ पे 6 के 2 और 3 यानी 2 गुणनखंड बन रहे, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हुई, अगर संख्या 2 से भी भाज्य है और 3 से यानी दोनों से भाज्य होगी तो वही संख्या 6 से भाज्य। ठीक है, नेक्स्ट। सात नंबर पर क्या आ गया, 7 से भाज्यता। क्या आ गया, 7 से भाज्यता। ठीक है, तो 7 से भाज्यता हम कैसे निकालेंगे, ये ना तो एक भाज्य संख्या है ना इसकी कोई बेसिक फॉर्म है। आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि 7 से अगर भाज्यता चेक करनी है तो आपको जो भी संख्या दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो कि कितनी भी छोटी हो, अगर 7 से भाज्यता चेक करनी है तो आपको क्या करना है कि उस संख्या के लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है, फिर उस संख्या से जो बाकी संख्या बच गई उससे घटाना है। इससे क्रम में चलते जाना है और लास्ट में जो संख्या बचेगी, अगर पॉसिबल, अगर बीच में पॉसिबल अगर ऐसी संख्या मिल जाए तो 7 से भाज्य हो, या फिर लास्ट तक चलेंगे जब तक ये संख्या का एंड नहीं हो जाता। अगर अंत में अगर 7 से भाज्य अगर संख्या मिल गई तो वो भी संख्या 7 से भाज्य होगी, अगर नहीं मिली तो संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाने पर बच्ची संख्या 7 से भाज्य है तो पहले वाली संख्या भी 7 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया 33 × 4। तो यहाँ पे हम अगर 7 से भाज्यता चेक करें तो इसका अंतिम अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इसको क्या करेंगे, 2 गुणा यानी 8, इसमें बाकी संख्या से घटाएंगे, यहाँ पे छोड़ देना है। कितने बचे, 35 और 61 बचे। ये भी बड़ी संख्या है तो वापस इसको 2 गुणा करेंगे, -2 घटाएंगे, यहाँ पे कितने बचे, ये बच्चे 354। ये भी बड़ी संख्या है, वापस 2 गुणा करेंगे,
यहाँ पे घटाएंगे कितने बचे, माइनस के 8, ये कितने बचे 27। अब हमें पता है कि 27 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भाज्य नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो संख्या हमने शुरुआत में ली थी ये 7 से भाज्य नहीं है। समझ में आया? इस संख्या के अंतिम अंक को 2 गुणा करके जो बाकी संख्या बच रही है इसमें से घटाना है, और जब तक हम पॉसिबल न हो सके तब तक इस क्रम में चलते रहना है। लास्ट में अगर पता चल जाएगी ये भाज्य है या नहीं है। अगर भाज्य है लास्ट में जो बची संख्या 7 से, तो पहले वाली संख्या भी ये भाज्य है। अगर भाज्य नहीं है तो वह पहले वाली संख्या भी भाज्य नहीं है। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 54 7 4। अब इसकी भाज्यता कैसे चेक करेंगे, हमने 8 को क्या 2 गुना किया, तो यहाँ पे कितना बचा 539। इसको 2 गुना किया तो यहाँ पे कितना बचा, सॉरी ये बच गया 35। अब हमें पता है कि 35 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भाज्य है। अगर 35 7 से भाज्य पॉसिबल है तो जो हमने शुरुआत में जो संख्या ली थी ये भी 7 से भाज्य, ठीक है। तो समझ में आया कि 7 से भाज्यता कैसे चेक करनी है। लास्ट डिजिट को 2 गुणा करके बाकी जो संख्या बच रही है उसे घटाते हुए चलना है, और लास्ट में अगर हमें पॉसिबल संख्या जो 7 से भाज्य वो मिल जाए तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया? 8 नंबर क्या कहता है, 8 से भाज्यता। भाई हमें 8 से भाज्यता चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी पहले आपको जब 2 से भाज्यता और 4 से भाज्यता में बताया था कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4, 32 को हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 6, 64 को हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 7। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी पावर है हमें संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो लास्ट के उतने डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो हमें पता है जब 8 की चेक करेंगे तो 8 में क्या आ रहा है 2 की पावर 3 आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, 2 में सिर्फ 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट और 8 में लास्ट के 3 डिजिट, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य है तो पहले वाली कंप्लीट संख्या भी 8 से भाज्य होगी, ठीक है। समझ में आया? अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाज्य है तो जो संख्या हमने शुरुआत में ली थी वो भी 8 से भाज्य होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 26 78 512, 26 78 512 एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है 26 78 512। अब ये हमें चेक करना है कि 8 से भाज्य है या नहीं। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है तो संख्या सी होगी। तो अंतिम 3 अंक कौन सी होगी 512। अब 512 में 8 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो हमें पता है कि ये 8 से भाज्य है। कैसे पता है? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते हो कि 8 की पावर 1 कितना होता है 8, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, 8 की पावर 3 कितना होता है 512। तो 512 क्या हो जाएगा फिर 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये तो एक सामने दिख रहा है आराम से कि ये तो एक 8 से भाज्य, या फिर 8 का क्यूब अगर 512 है तो 8 से भाज्य होगा ही होगा। तो क्या समझा आपने, यहाँ पे संख्या के 3 अंक 8 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। फिर अगर आपको चेक करना हो तो आप कंप्लीट संख्या में भाग दे के चेक कर सकते हैं। कैसे करोगे? हमने इसमें 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया 8 3 24, 2 बच्चे यहाँ पे ऐसे। फिर 2 से हमने क्या लिया 2 यहाँ पे और 7 और ले लिया 27, वापस 24 बार गया यहाँ पे 3 बच्चे। फिर हमने क्या लिया 3 और 8 ले लिया 38, 8 चौक 32, फिर क्या बचा 6 बच्चा, फिर आ गया 65, 8 घंटे 64 बचा 1 बच्चा 11 आ गया। फिर हमारे पास 8 बार 1 बार गया बचा 3 और लास्ट में 2 32, 8 चौक 32, यानी संख्या 8 से भाज्य। तो समझ में आया कि 8 से संख्या वह संख्या भाज्य होगी जो जिसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य। फिर क्या हुआ 9 से भाज्यता, 9 से भाज्यता। जब हमने 3 से भाज्यता पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो 3 से भाज्य होगी। तो सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी संख्या के
अंकों का योग अगर 9 से भाजकता है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है, तो आपको क्या रखना है याद, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। अगर अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी भाज्य होगी। क्या समझेगा, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वो एक संख्या भी 9 से भाज्य होगी। समझ में आया? तो 8 से भाज्यता क्या कहती है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य हो तो संख्या होगी। 9 से भाज्यता क्या कहती है, अगर अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल क्या समझेंगे हम, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 5 4 6 3 7 2 9 1 8। अब बताओ इसकी 8 की से भाज्य है या नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें अंकों का योग क्या मिल रहा है, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 1 9 ये आ गया और 8 1 9 हो गया। मतलब ये सारे अंक 9 9 आ रहे हैं। कितनी बार आ गए, 5 बार, 9 पंजो 45, यानी इनके अंकों का यह सम ऑफ डिजिट कितना बन गया 45। तो 45 की ऐसी संख्या है जो 9 से भाज्य है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कंप्लीट संख्या भी 9 से भाज्य। ओके, समझ में आया? तो ठीक है, समझ में आया। तो अब हम क्या चेक करेंगे, 10 से भाजकता। 10 नंबर पॉइंट क्या हो गया, 10 से भाजकता। तो आपको स्टूडेंट क्या याद रखना है कि 10 से भाजकता का नियम क्या कहता है, कौन सी संख्या 10 से भाज्य होगी। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसको हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है और अगर संख्या 5 से भाज्य है, मतलब अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाज्य है, वही संख्या 10 से भाज्य हो सकती है। तो बेसिक रूप से 2 से भाज्य कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे हो गया 2 हो गया, सॉरी 2 0 2 6 8 और 4। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 0 2 6 8 4 है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। फिर 5 से भाज्यता कैसे होगी, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। तो अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो वो संख्या 5 से तो भाज्य होगी लेकिन 2 से नहीं होगी। फिर अगर लास्ट डिजिट 2 6 8 या 4 हुआ तो संख्या 2 से तो भाज्य होगी लेकिन 5 से नहीं हो सकती। इसका क्या समझा, अगर हमने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे 0 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में पॉसिबल है। अगर संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो ही वो संख्या 10 से भाज्य हो सकती है। समझे? तो आप वैसे भी जानते हो कि लास्ट डिजिट अगर संख्या में किसी संख्या में 0 पॉसिबल है लास्ट में एक, तभी वह 10 से भाज्य हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाना था कि 0 ही क्यों हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या रखा कि 10 से भाज्यता कैसे चेक करेंगे, अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वह 10 से भाज्य होगी। ठीक है, फिर 11 से भाज्यता, 11 से भाज्यता। तो इसमें आपको कैसे चेक करना है कि कोई संख्या 11 से भाज्य या होगी या नहीं होगी। मान लो मैंने एक संख्या लिख दी x y z और w। आपको क्या करना है कि संख्या के अंकों को एक अल्टरनेटिव क्रम में, अगर संख्या की बाईं ओर तथा दाईं तरफ के एकांतर क्रम के अंकों का अंतर। अब ये संख्या इसके बाईं ओर चलेंगे हम, जैसे x हो गया, एकांतर क्रम का क्या मतलब हुआ कि एक छोड़कर एक, x और y हो गया, तो यहाँ पे x + y का योग। ठीक है, फिर दूसरी तरफ चलेंगे, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया तो w और z, तो यहाँ पे आ गया w y और z का योग, सॉरी x और z, और y और w का योग। अगर संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का योग करने के बाद जो दोनों तरफ हम बाईं तरफ लेंगे और दाईं तरफ लेंगे, दोनों तरफ अंतर
अंकों का योग करने के बाद जो उनका अंतर होगा, अगर वो 11 से भाज्य है तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। समझ में आया कि अगर संख्या के बाईं और दाईं तरफ के एकांतर क्रम के अंकों का अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य है तो वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि मैंने क्या माना कि यहाँ पे संख्या है x, y, z, w, u, v, a, b। मैंने देखा कि ये संख्या है कि कोई संख्या है जिसके डिजिट है, तो इसके एकांत क्रम में बाईं तरफ से चलेंगे तो x प्लस यहाँ पे z आ गया, यहाँ पे u आ गया, यहाँ पे a आ गया, प्लस u प्लस a। ठीक है, दूसरी तरफ हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे सॉरी b आ गया, v आ गया, w आ गया और y आ गया। तो y प्लस w प्लस v प्लस b, जब इनका और इनका दोनों का अंतर अगर या तो 0 हो, अगर 0 होगा तो भी वो संख्या 11 से भाज्य होगी, या फिर 11 हो, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये इनके अंतर अगर 0 और 11 होगा तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया कि संख्या के एकांतर क्रम के दोनों तरफ से एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर अगर 0 और 11 हो या फिर 11 से भाज्य हो तो संख्या 11 से भाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 45 68 32 959, 45 68 32 959। जब इसके अंकांतर क्रम के अंकों जोड़ेंगे तो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 31, यहाँ पे 31 आ रहा है। फिर 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 5 20, यहाँ से 20, तो इसका अंतर कितना आ गया 11, 11 से 11 भाज्य है, तो इसका क्या मतलब हुआ, संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया 11 से भाज्यता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब हमें देखना है कि 12 से भाज्यता, 12 से भाज्यता। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई संख्या 12 से भाज्य है या नहीं? तो 12 को जब हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा गुणनखंडों में? गुणनखंडों में आएगा 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, या फिर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। इससे हमें क्या देखने को मिला कि अगर कोई संख्या में 4 से भाज्य हो या फिर वो संख्या 3 से भाज्य हो, अगर ऐसी संख्या पॉसिबल है जो 4 और 3 दोनों से भाज्य हो, अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से भाज्य हो तो संख्या किससे भाज्य होगी, वह संख्या 12 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो 4 से भाज्यता क्या कहती है कि संख्या के 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो वो भाज्य है। 3 से भाज्यता क्या कहती है, अगर संख्या के अंकों का योग यानी डिजिट सम अगर 3 से भाज्य है तो संख्या भी से भाज्य होगी। तो 12 से भाज्यता 4 से भाज्य हो और 3 से भाज्य हो, अगर वह दोनों से भाज्य हो तो संख्या 12 से यानी भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे, 24 68 16, 24 68 16। अब हम चेक करेंगे इसमें 4 से भाज्य है नहीं, तो हमने क्या पढ़ा कि अंतिम 2 अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक 16 है तो 4 से भाज्य है, तो ये संख्या 4 से भाज्य है। फिर हमें क्या देखना है, ये 3 से भाज्य है या नहीं। तो 3 से भाज्यता क्या कहती है कि डिजिट सम, तो डिजिट सम कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 12 8 20, 21 और 6 27, 27 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरी संख्या ये पूरी संख्या 4 और 3 दोनों से भाज्य है, तो ये संख्या 12 से भी भाज्य है। ठीक है, समझ में आया। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, 13 से भाज्यता, 13 से भाज्यता चेक करनी है। ये कैसे चेक करोगे, आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ने पर यदि संख्या 4 से भाज्य है तो पहली वाली संख्या भी भाज्य। ये 4 से गुणा क्यों करें अंतिम अंक, अगर हमने 7 से भाज्यता चेक की तो अंतिम अंक को 2 से गुणा किया था। अब अगर इसको 13 से भाज्यता चेक करनी हो तो अंतिम अंक को 4 से गुणा ही क्यों करें। ठीक है,
अगर हम आपने देखा तो हम 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3x, लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं? अगर हम 13 को 1 + 3x लिखे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4। क्यों हो जाएगी? यहाँ एक इधर आएगा 12 बचेगा, 12 में 3 का भाग देगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 हो तो 13 को हम 1 + 3x लिख सकते हैं। अगर 13 को हम 1 + 3x लिख सकते हैं और जहाँ पे x की वैल्यू 4 हो तो अगर किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से भाग करके अन्य संख्या में बच्ची संख्या में जोड़े और वो अगर संख्या 13 से भाज्य है तो संख्या भी 13 से भाज्य होगी। यहाँ पे 4 से भाज्य लिखा हुआ है, शायद आपको प्रिंटिंग होगी है, आप चेक कर लेना। सॉरी 13 से भाज्यता कर लेना। अब एग्जाम्पल देखो 169, ये एक 13 का वर्ग है, मतलब 13 से भाज्य। अब चेक करेंगे है या नहीं। तो मैंने क्या बोला कि अंतिम अंक को 4 गुणा करके, तो 9 चौक 36 हो गए। इसमें जोड़ेंगे 6 6 12 आ गया, 3 1 4 और एक असल की 5। तो 52 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो 13 में 4, 52 में 4 का भाग जा सकता है, मतलब ये 4 से 13 से भाज्य है। तो आपने क्या देखा कि 69 भी 13 से भाज्य। समझ में आया? और 4 से हम गुणा क्यों करेंगे कि इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 13 को 1 + 3x लिख सकते हैं, एक संख्या पॉसिबल हो सकती है जहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसलिए हमें अंतिम डिजिट को 4 गुणा करके बच्ची संख्या में जोड़ना है, फिर जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है अगर वो संख्या 4 से भाज्य है वो संख्या कंप्लीट संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अगर इसको हम 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना बच गया 13, यहाँ पे 13 आ रहा है, 13 13 से भाज्य है। समझ में आया? ओके नेक्स्ट 14 से भाज्य, 14 से भाजकता, ठीक है। 14 से भाजकता कैसे करें? तो हमने पता है कि 14 एक भाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर। जब इस संख्या में 2 गुणनखंड पॉसिबल हो तो एक भाज्य संख्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 14 की भाजकता कैसे चेक करेंगे? तो हमने जब भी देखा है कि अगर कोई संख्या गुणनखंड में पॉसिबल हो तो जब उसके सारे गुणनखंड अगर संख्या से भाज्य है तो वो संख्या भी होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर संख्या का कोई संख्या 2 से भाज्य है और वो संख्या 7 से भाज्य है तो वो संख्या 14 से भी भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया कि 14 से भाज्यता कैसे चेक करेंगे? जैसे एग्जाम्पल ले लो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ये 14 से भाज्य है। अब इस रूल से चेक करेंगे। 2 से भाज्यता क्या कहती है कि अंतिम अंक 2 से भाज्य होगा। 6 2 से भाज्य है, मतलब ये संख्या 2 से भाज्य है। फिर 7 से भाज्यता क्या कहती है कि अंतिम अंक को 2 गुना करके बच्ची संख्या से घटाओ। तो यहाँ पे इसको 2 गुना करेंगे 12, तो बच्चा कितना 7 बच रहा है। तो बच रहा है वो अगर 7 से भाज्य है तो संख्या भी 7 से भाज्य, इसका मतलब ये 7 से भी भाज्यता है। जब ये 2 और 7 दोनों से भाज्य है तो ये संख्या 14 से भी भाज्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है 15 से भाज्यता। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई संख्या 15 से भाज्य है या नहीं? 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं 3 × 5। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई संख्या 3 से भाज्य और 5 यानी 3 और 5 दोनों से भाज्य है तो संख्या 15 से भी भाज्य होगी। 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर संख्या का अंतिम अगर डिजिट सम 3 से भाज्य हो, मतलब अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो तो संख्या 3 से भाज्य होगी। 5 से भाज्यता क्या कहती है, अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से भाज्य होगी। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसमें भाज्यता चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम डिजिट सम। तो डिजिट सम कितना हो गया, 2 और 2 4 और 5 9, यानी 9 आ रहा है और 9 3 से भाज्य है, मतलब संख्या 3 से भाज्य है। 5 से भाज्यता क्या कहती है 0 या 5, मतलब अंतिम डिजिट 0 या 5 हो। यहाँ पे अंतिम डिजिट 5 है तो ये संख्या 5 से भाज्य होगी। इसका क्या मतलब हुआ, यह संख्या 15 से भी भाज्य होगी। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम 16 से भाज्यता। तो 16 से भाज्यता
बेसिक ये मेथड कहता है, मैंने क्या समझाया था कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे अगर पावर में 2 की 4 आ रहा है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अंतिम 4 डिजिट को। अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से भाज्य है तो वह संख्या भी 16 से भाज्य होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य है तो वह 16 से भाज्य होगी। 16 से भाजकता कैसे चेक करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, लेकिन इसमें 3 डिजिट या एक ऐसी संख्या लो जिसमें जब 256 को वापिस 16 से गुणा किया तो कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन गया 16 चका 96 बल्कि सॉरी 9, 16 पंजो 80 और 89 है बल्कि 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ये 4096 बन रहा है। जब इसके अंतिम सभी डिजिट्स को 16 से भाज्यता चेक करनी है तो यहाँ पे अंतिम 4 डिजिट यहाँ पे लिया तो कितने भी 16 दूनी 32 बच्चे 8, 8 पंजे 16 जो 80। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या है 4 डिजिट्स वाली जो 16 से भाज्य है। तो हमें क्या पता चला, अगर कोई संख्या 16 से भाज्य है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब संख्या के अंतिम अंक अंतिम 4 डिजिट 16 से भाज्यता, जब संख्या के अंतिम 4 डिजिट अगर 16 से भाज्य है तो संख्या भी 16 से भाज्य होगी। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है 17 से भाज्यता। ठीक है, से भाज्यता कैसे चेक करेंगे, हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 1 + 7x। अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू -5 हो, अगर x की वैल्यू -5 हो तो ये संख्या कितनी बचेगी, कितनी बनेगी 1 + 7 × -5, कितनी बन जाएगी 1 -35, यानी ये बन गया -34। तो -34 एक ऐसी संख्या है जो 17 से भाज्य है। ठीक है, तो समझ में आया कि हम x की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले सकते हैं -5। तो जब हम x की वैल्यू -5 ले सकते हैं तो भाज्यता कैसे चेक करेंगे, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक को -5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़े और प्राप्त संख्या अगर 17 से भाज्य है तो वो संख्या भी 17 से भाज्य होगी। कैसे, जैसे हमने 13 की डिविजिबिलिटी चेक किया था। तो मान लो हमने क्या 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, इसमें चेक करेंगे तो अंतिम अंक कितना है 9 है, इसको -5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -45। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -17। जो 17 से भाज्य है, इससे क्या मतलब हुआ कि 289 17 से भाज्य है। समझ में आया 17 से भाज्यता। फिर नेक्स्ट क्या है, सॉरी ये 8 नंबर स्लाइड थी, ये 9 नंबर स्लाइड। अब सर आप बोलोगे सर 18 से 19 से, तो ऐसे बहुत सी संख्या है। अब कुछ संख्या तो ऐसे लगभग आएगी जो भाज्य होगी, आगे बहुत सी सारी संख्या तो उसमें तो जो गुणनखंड होगी उससे चेक कर लेंगे। और लगभग क्वेश्चन यहीं तक आते हैं जो आके आपको चेक करना है। 18 की चेक करोगे तो 2 × 9 लिख सकते हैं, 2 और 9 से हो जाएगी। 19 की चेक करोगे तो उसमें फॉर्म बना के आप चेक कर लेना। 20 की चेक करोगे तो 4 × 5 हो जाएगी। 21 की चेक करोगे 3 × 7 हो जाएगी। 22 की चेक करोगे तो 2 × 11 हो जाएगा। 23 की चेक करोगे तो फॉर्म बन के चेक हो जाएगी। 24 की करोगे तो 3 × 8 हो जाएगी। इसे आप चेक करके ले लेना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या 23 56 808x2 23 56 8x2 अगर संख्या 3 से भाज्य है तो x के सभी संभव मान। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये संख्या अगर 3 से भाज्य है तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने क्या देखा था 3 से भाज्यता हमने क्या पढ़ी थी, अगर संख्या की डिजिट सम यानी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो इसके अंकों का योग करेंगे हम, तो कितना हो रहा है 2 और 3 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 8 24 हो गया, 24 और 2 26 हो गया। तो अंकों का योग कितना आया 26 + x। अब हम चेक करेंगे ये 3 से भाज्य है या नहीं।
तो यहाँ पे 3 का भाग दिया तो 24 बार गया, यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे x शेषफल रहा है। अगर हम ये जो बची संख्या अगर 3 से भाज्य है तो संख्या भाज्य हो सकती है। तो यहाँ पे 3 से भाज्यता के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, अगर ये बची संख्या या तो 0 हो जाए या फिर 3 हो जाए या फिर 6 हो जाए या फिर 9 हो जाए, ठीक है, या फिर 12 हो जाए। अगर ये वैल्यू पॉसिबल हो तो 3 से भाज्यता हो सकती है। तो यहाँ पे x के क्या संभव मान हो सकते हैं, 0 बनाने के लिए x को हमें कितना रखना पड़ेगा, x को रखना पड़ेगा -2। तो क्या यहाँ पे -2 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, तो ये संख्या के बीच में कोई डिजिट माइनस का नहीं आ सकता है, तो ये मान नहीं हो सकता। फिर हमें x को, इस संख्या को 3 बनाने के लिए x को कितना रखना पड़ेगा, x को रखना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे 1 आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, ये पॉसिबल हो गया। फिर हमें यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए x को कितना रखना पड़ेगा, x को रखना पड़ेगा, x को यहाँ पे 6 बनाने के लिए x को रखना पड़ेगा 4। क्या 4 आ सकता है, हाँ आ सकता है सर। फिर अगर x को 9 बनाने के लिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, अगर हम 7 रख दें यहाँ पे, 7 और 2 मिलकर 9 बन जाएगा, तो 9 3 से भाज्य आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। अब अगर x को 12 बनाना हो इसको, तो x को कितनी वैल्यू आएगी, अगर 12 बनाना हो तो x की वैल्यू आएगी 10। तो क्या हम 10 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 10 एक 2 डिजिट की संख्या है, यहाँ पर एक ही डिजिट पॉसिबल हो सकता है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो इससे अब आगे बढ़ेंगे तो संख्याएँ 2 डिजिट में आएगी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकती है, 1 4 और 7। तो x की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 1 4 और 7, यानी x की 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो अब हमने जब यहाँ पे बाकी सभी जोड़ेगा 26 आ रहा था, तो अब अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 27 होगा, 3 से भाज्य। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो 30 होगा, 3 से भाज्य। अगर x की वैल्यू 7 होगी तो 33 होगा, 3 से भाज्य। समझ में आया, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 4 और 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 46 43 32 1a, संख्या क्या बन रही है, संख्या बन रही है 43 32 1 और a। अगर ये संख्या 6 से भाज्य है तो a की कितने मान संभव है, 6 से भाज्य। तो हमने क्या पढ़ा था 6 से भाज्यता, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो 6 से भाज्य हो सकती है। तो 2 से भाज्यता कैसे चेक करेंगे, 2 से भाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, अंतिम अंक अगर 2 से भाज्य है तो संख्या भाज्य होगी। तो a का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 4 6 और 8, ये 5 मान हो सकते हैं। अब 3 से भाज्यता कैसे चेक करेंगे, 3 से भाज्यता, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर डिजिट सम 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से भाज्य हो सकती है। तो डिजिट हम सम अगर देखेंगे तो 4 और 6 10, 3 13 2 15 और 1 16, 16 और प्लस a। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या बचेगा, 1 प्लस a, ठीक है। अगर 1 प्लस a 3 से भाज्य हो सकता है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे अगर 3 से भाज्य क्या लिए जाएंगे, यहाँ पे अगर 0 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए और 12, ठीक है। a 1 प्लस a का मान 0 तब कब आ सकता है, जब a की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। यहाँ पे -1 हो सकती है, नहीं हो सकती। 1 प्लस a 3 कब आ सकता है, जब a की वैल्यू 2 हो जाए, यहाँ पे 2 हो सकती है, हाँ हो सकती है। फिर a की वैल्यू अगर 1 प्लस a का मान 6 है तो a की वैल्यू 5, 1 प्लस a का मान अगर 9 आ रहा है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि डबल डिजिट में है। अब 3 से भाजकता में a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 5 और 8 आ रही है, और 2 से भाजकता में a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 2 4 6 और 8। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि a की वैल्यू ये भी सब भी आ जाए, ये सब भी आ जाए, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर यहाँ पे a की वैल्यू वही आ सकती है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब एक ऐसा डिजिट जो दोनों संख्या में कॉमन हो, वही a की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे 2 और 8 एक ऐसी डिजिट है तो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है और 8 हो सकती है, ठीक है। समझ में आया कि अगर यहाँ पे 2 या 8 होता तो संख्या 6 से भाज्य होती, ओके।
तो हमें 6 से भाजकता के लिए हमें 2 और 3 दोनों से भाजकता चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 56 567 ए 83 बी 567 ए 567 ए 83 बी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये संख्या 3 से भाज्य है तो a प्लस बी का मान बताओ। 3 से भाज्य है तो a प्लस बी बराबर क्या। तो अब हमने पढ़ा है कि 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर डिजिट सम 3 से भाज्य हो तो संख्या 3 से भाज्य हो सकती है। तो यहाँ पे डिजिट सम क्या आ रहा है, 5 6 7, 5 और 6 11 7 18 18 8 26 26 से 3 29। तो यहाँ पे क्या आया 29 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, जब अब इसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 2 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर इतनी हो कि 3 से भाज्य हो जाए तो हमने क्या देखा है, 3 से भाज्यता के लिए क्या हो सकता है, 0 3 6 9 12 15 ये वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, जब a प्लस बी की वैल्यू माइनस में 2, तो क्या a और b की वैल्यू माइनस में 2 आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, यहाँ बीच में संख्या है। क्या a प्लस बी की वैल्यू 1 आ सकती है, हाँ आ सकती है सर, कैसे आ सकती है, या फिर a 0 और b 1 हो, या फिर b 0 सॉरी a 1 हो और b 0 ये हो सकती है। ठीक है, क्या a प्लस बी की वैल्यू 6 आ सकती है, नहीं 4 आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 4 होगी तभी तो ये 6 होगा। आ सकती है सर, कैसे आ सकती है, इसके भी बहुत सारे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जब a 1 हो b 3 हो, या फिर क्या हो जाएगा a 3 हो b 1 हो, या फिर क्या हो जाएगा दोनों 2 2। ठीक है, ऐसे आपको जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अभी क्लास थोड़ी लंबी जा रही है तो मैं क्या करूँगा, बाकी सभी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन और है उनको भी करेंगे, फिर ये सारे मैं क्वेश्चन कराऊँगा आपको, फिर एक मैं नया प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊँगा आपको, फिर शेषफल के भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो भी करेंगे, फिर नया टॉपिक भी चालू करेंगे। और ये क्रमागत भाग। ठीक है, तो समझ में आया, हमने भाजकता नियम को पढ़ा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी संख्या की भाजकता। तो हमने 1 से लेकर 17 तक सभी संख्याओं की भाजकता के बारे में पढ़ा, और भी संख्याएं हो सकती है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना और इसके सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन लगाने, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, ओके बाय दोस्तों।